हमें बच्चों क्या हाल चाल, कैसे चल रही है तैयारी आपकी जेईई एडवांस को लेकर के। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया चल रही होगी। वेल, सभी स्टूडेंट्स का आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना डे 19 का टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 19, मतलब रैंकर प्रैक्टिस सीरीज जो चल रहा है। इस सीरीज के अंतर्गत 100 जेईई एडवांस मैथ्स डीपीपी आपको प्रोवाइड की जा रही है। नाउ तो इस डीपीपी को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न दिया हुआ, पहले पैटर्न समझ लेते हैं। सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम के बारे में अगर बात की जाए तो 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद 2 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, देन एक पैराग्राफ दे रखा है और देन उसका 3 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे रखी है, देन लास्ट में उसका आंसर की दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, प्रॉब्लम को सीधा स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पर आते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। इक्वेशन ऑफ हुज डायगोनल्स आर ए सी एंड बी डी, डायगोनल के अलोंग इक्वेशंस दे रखी हैं, जितना जितना दे रखा है पहले उसका उतना चित्र बना लेते हैं। एक हमारे पास में पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी का इक्वेशन पता है। इसका इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। इसका इक्वेशन कितना दे रखा है, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। इस डायगोनल का इक्वेशन पता है। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल AC, मतलब AC का लेंथ पता है आपको। डिस्टेंस ऑफ AC कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। आगे आपको दे रखा है ABCD का एरिया 8 दे रखा है। देन आपसे लेंथ ऑफ डायगोनल BD पूछा हुआ है। अरे लेंथ ऑफ डायगोनल BD पूछा हुआ है, अरे बच्चों आपको तो पता है ना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम छोड़ो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना आता है ये तो पता ही होगा आप लोगों को। कितना आता है, हाफ ऑफ d1 d2 साइन थीटा। ये आता है कि नहीं आता, अरे बहुत अच्छे से याद है आपको, वेक्टर में आप सीखते हैं। हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर गिवन, या वेक्टर्स अलोंग द डायगोनल्स आर गिवन। कितना आता है, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 आता है। भैया ये तो इतना आ गया। अब पैरेललोग्राम है तो क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल तो है ही ना। इसका एरिया कितना दे रखा है हमारे पास, 8 गिवन है। नाउ तो प्रॉब्लम बहुत आसान सी हो गई, जिन बच्चों को ये पता है तो प्रॉब्लम खत्म। तो यहां से कितना आ जाएगा, एक का लेंथ 4 आ गया, दूसरे का लेंथ निकालना है। ठीक है, साइन थीटा चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये एरिया 8 दे रखा है। साइन थीटा मतलब इन दोनों, ये दोनों लाइन दे रखी है, तो थीटा क्या, एंगल बिटवीन डायगोनल्स। ठीक है, थीटा ये है। अब देखो एक काम करते हैं, टेन थीटा निकाल सकते हैं क्या, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। टेन थीटा तो क्यों नहीं निकाल सकते टेन थीटा। इस लाइन का स्लोप कितना है, -2। इस लाइन का स्लोप कितना है, -12। आपको टेन थीटा चाहिए, कितना आ जाएगा, m1 माइनस m2, किसी से को किसी से सेपरेट करा दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। -2 प्लस हाफ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, तो m1 m2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो -3/2 यहाँ से आया ऊपर से। ठीक है, 2 यहाँ लिखा हुआ, मतलब 3/4 आ गया। अरे टेन थीटा की वैल्यू 3/4 आ रही है तो आप तो ट्राइंगल बना करके साइन थीटा निकाल सकते हैं ना, 3/4। ये तो पाइथागोरस लगा दिया तो 5 ही बन गया ना। मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। अरे गजब, ये तो यहाँ से 2 से 2 टाइम्स कटा, 2 से ये 4 टाइम्स कटा, इसको उधर मल्टीप्लाई किया 20 और यहाँ से 3 से डिवाइड कर दिया, 20/3 आंसर आ गया। जिन बच्चों को पता था तो उनके लिए बहुत आसान बात थी, जिनको नहीं पता था वो सोचते ही रह गए कि कैसे लाइन दे रखी है, एरिया वेरिया दे रखा है, कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है ना। ओके बच्चों, फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत आसान, जैसे जनरली हम करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आसान और कुछ डिफिकल्ट, शुरुआत है ये तो। दूसरा प्रॉब्लम, ये बहुत ही बढ़िया और आसान सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सारी आसान होती है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे हो। मतलब आपकी प्रिपरेशंस कैसी है, आप तो अच्छे ही हो, आपकी प्रिपरेशंस, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, दैट डिपेंड्स, उसके ऊपर ही क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं, आसान है या डिफिकल्ट है। नाउ क्या दे रखा है हमारे पास में, एक सीरीज दे रखी है, सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, वो इतना दे रखा है। ठीक, मतलब सीरीज का सम निकालना है तो एक काम करते हैं, सीरीज का सम निकालने का एक ही बेसिक तरीका होता है, nth टर्म लिखो पहले तो इसका। nth टर्म अगर मैं लिखना शुरू करूँ कि 1 2 3 ऐसे जा रहा है तो मतलब यहाँ n फैक्टोरियल आ रहा होगा। अगले में जाए तो n+1 फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ अगला टर्म लिखें तो n+2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, ऊपर 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो यहाँ कितना लिख देंगे, n+2 लिख देंगे। n बराबर 1 पुट करके देखो, सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 2 पुट करा देखो, सेटिस्फाई कर रहा है। nth टर्म लिखा है, जनरली सीरीज का सम निकालते हैं तो पहले तो हम nth टर्म लिखते हैं, उसके बाद
अब देखते हैं कि यार ये सीरीज का सम निकालना है कि डायरेक्ट समेशन लेकर के बात बन सकती है या फिर डिफरेंस ऑफ टू टर्म ब्रेक कर सकते हैं क्या, है ना, डिपेंड्स। प्रॉब्लम पे आगे सिंप्लीफाई करते हैं एन टर्म को। तो हमने यहाँ तक सॉल्व किया है ना। ध्यान से देखें तो n फैक्टोरियल तो सबसे कॉमन आया, 1 यहाँ से बचा, n+1 यहाँ से बचा और n+2 और n+1 यहाँ से बचा। ठीक है, यहीं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो n स्क्वायर तो यहाँ से आया 2n और 3n, तो 3n यहाँ से आया प्लस का n यहाँ से आया तो 4n यहाँ से आ गया, प्लस का 2 प्लस 1 और यहाँ से 4 आ गया। मतलब ये पूरा पोर्शन सिंप्लीफाई होकर इतना आया। इसको भी अगर मैं डायरेक्ट यहीं सिंप्लीफाई करूँ तो n+2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये तो कैंसिल हो गया। अरे कैंसिल हो गया तो भाई क्या क्या हो गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन में नीचे लिखा n फैक्टोरियल, ऊपर आ गया, सॉरी यहाँ आ जाएगा n+2, ये आ गया n फैक्टोरियल। अरे एक काम करते हैं, नीचे n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं शायद कोई बात बनती है कि नहीं बनती, कुछ होता है कि नहीं होता। नीचे बन जाएगा n+2 फैक्टोरियल। अरे गजब 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 गजब, इसमें 2 - 1 लिख देता हूँ। अगर इसको ऐसे लिखा हमने, गजब गजब वाली बात बताई आप लोगों को, तो बच्चों आप लोगों ने क्या किया, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अलग अलग कर दिया। तो ये तो n+1 फैक्टोरियल माइनस ऑफ n+2 फैक्टोरियल यहां से आ गया। दिस इज nth टर्म आया tn। अब समझो बात को, tn हमारे पास ये लिखा हुआ है, n को n+1 से रिप्लेस कराएंगे तो ये टर्म आ रहा है, मतलब कॉन्जुगेटिव फॉर्मेट में आ गया, कंजुगेटिव फॉर्मेट में आ गया ना। n बराबर 1 पुट किया, सीरीज का सम निकालना, अब तो बहुत आसान काम हो गया, 1/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल। n बराबर 2 पुट किया, 2 पुट करने से यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ माइनस 1/4 फैक्टोरियल। 3 पुट कराएंगे तो यहाँ तो 1/4 फैक्टोरियल, यहाँ से 1/5 फैक्टोरियल। ठीक है, चलते गए। अब कहाँ तक का सीरीज का सम निकालना है, n बराबर अब कहाँ तक जाना, 2019 तक जाना। चलो अपन तो n तक निकाल लेते हैं ना। t बराबर जब n पुट किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/n+1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आया 1/n+2 फैक्टोरियल, यहाँ तक आया। सबको जब ऐड कराएंगे तो इधर तो रिक्वायर्ड सीरीज सभी पदों को जोड़ दिया, सभी टर्म्स को जोड़ दिया, इधर तो सम ऑफ रिक्वायर्ड सीरीज आ जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, जो टर्म यहाँ है वो उससे कट जाएगा, सारे टर्म्स कट गए। तो यहाँ से 1/2 यहाँ से है, सम ऑफ n टर्म्स लिख देते हैं ना। माइनस में यहाँ कितना आ जाएगा, 1/n+2 फैक्टोरियल आ जाएगा। दिस इज Sn आया। ठीक है, पूछा क्या है आप लोगों से, Sn 1 2 3 2019 टर्म तक के सम पूछे हैं, 2019 तक का सम पूछा हुआ है। n की जगह हम 2019 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस ऑफ यहाँ कितना बन जाएगा, 2021 फैक्टोरियल, कुछ ऐसे आ गया। उसने बोला है कि इस सीरीज का सम कुछ ऐसे आ रहा है, 1/k1 माइनस 1/k2 फैक्टोरियल, k2 माइनस k1 पूछा हुआ है। तो 2021 में से 2 को सेपरेट कराएंगे, कितना आएगा, 2019 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका, डी। चेक कर लेते हैं, दूसरे का डी है, पहले का ए आ रहा था ना, सही है। फर्स्ट एंड सेकंड अपने दोनों ही सही है ना, दोनों ही प्रॉब्लम बहुत आसान सी, छोटी छोटी सी मजेदार प्रॉब्लम्स। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, ये भी छोटी सी आसान सी मजेदार। इफ इतना दे रखा है, इफ इतना दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो इस प्रॉब्लम में यही एक बात थी, अगर आप सही डायरेक्शन पकड़ लिए तो आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने डायरेक्शन गलत पकड़ ली तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम आपकी बैंड बच जाएगी। cos ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, ऐसे कुछ दे रखा है। दूसरा दे रखा है sin x प्लस साइन वाई प्लस साइन ऑफ जेड, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, ये दे रखा है। ठीक है, आपसे वैल्यू पूछा गया इसका, cos ऑफ x प्लस वाई, cos ऑफ y प्लस जेड और cos ऑफ z प्लस x, इसका वैल्यू पूछा गया है। अब कैसे सॉल्व करें, एक काम अगर यहाँ से cos से माइनस साइन में फॉर्मूला लगाए तो लगा तो देंगे, और इससे होगा क्या, कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। अब समझो गुरु ज्ञान, मान लो अगर आपने इसको मान लिया थीटा, अगर इसको थीटा माना तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, cos x प्लस cos y, चलो लिख ही देते हैं, और cos ऑफ z बराबर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले पार्ट को समेशन ऑफ sin x बराबर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ
साइन थीटा आ जाएगा। और आपके पास में एक बात तो समझ में आई कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपने थीटा मान लिया। तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि अब देखो इस इक्वेशन को अगर अब समझे, एक्स प्लस वाई की जगह मैं पुट कर दूं थीटा माइनस जेड, कॉस ऑफ वाई प्लस जेड की जगह पुट कर दें थीटा माइनस एक्स, कॉस ऑफ जेड प्लस एक्स की जगह पुट कर दें थीटा माइनस वाई, ये पुट कर दें। ऐसे तो पुट तो कर ही सकते ना। अब देखो जहां जहां फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस ए कॉस भी आएगा, मतलब कॉस थीटा कॉस जेड आएगा, यहां से कॉस थीटा कॉस वाई आएगा, कॉस थीटा कॉस वाई आएगा। मतलब अगर सबसे अगर मैं बात करूं तो कॉस थीटा तो आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, समेशन ऑफ कॉस एक्स। अगर माइनस फिर आएगा अपन कॉस ए कॉस प्लस साइन ए साइन भी ना, साइन थीटा सबसे कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा समेशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, समेशन ऑफ कॉस एक्स कितना दे रखा है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा दे रखा है। तो ये तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। कितना आ गया इसका आंसर, 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो तीसरे का कौन सा आंसर दिया है चेक कर लेते हैं, थर्ड का आंसर सी एकदम सही जवाब है ना। आई होप आपको बच्चों शुरू की 3 प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम काफी मजा आया होगा ना। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब देखो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है, छोटू सा डिटर्मिनेंट है। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना। क्या दे रखा है, एक्स इज ए रियल, डेल्टा एक्स बराबर दिस है, ठीक है, पूरा डार्क कर लेते हैं। इसका जो क्या है, एक भाई जब से एक्सपेंड करा हुआ तो एक्स पॉलिनोमियल है, तो भाई चलो एक्स में एक्सपेंड नहीं करा, ये कुछ दे रखा है ना। देन आपसे पूछा हो a7, a7 का मतलब कांस्टेंट टर्म। अरे कांस्टेंट टर्म निकालना है तो बहुत आसान बात है, पुट x बराबर 0, बहुत अच्छी सी बात। अगर x बराबर अगर 0 पुट कर देंगे तो इधर तो क्या बनेगा, a7 बनेगा, इधर क्या बनेगा, x बराबर 0 पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड टर्म x बराबर 0 पुट किया तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसको तो सिंपलीफाई कर लेते हैं, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, +1 यहाँ से आ जाएगा, इस लोअर कॉलम को हटाया तो इसको तो मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, +9 मतलब -9 आ गया, प्लस साइन 3 इंटू इस लोअर कॉलम को छोड़ेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 4, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 6 तो 10 आ जाएगा। तो मतलब 30 यहाँ आया, 30 - 9 तो कितना आ जाएगा, 21 आया। तो सही जवाब फोर्थ का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आगे पूछा हुआ है ऑप्शन बी की बात। अच्छा अगर आपसे a6 पूछा जाता तो एक बार डिफरेंशिएट करते और देन x बराबर 0 पुट कर देते, ठीक है। चलो ठीक है, बी की बात करते हैं। समेशन ऑफ मतलब a0 a1 a2 सबका सम पूछा हुआ, अरे सबका सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा हुआ है, यही आंसर लिखा हुआ, पुट x बराबर 1, x बराबर 1 पुट कर दो। x बराबर जब 1 पुट कराएंगे तो यहाँ तो 2 बनेगा, 1 पुट कराएंगे तो यहाँ 1 बनेगा, 1 पुट कराएंगे तो यहाँ 4, और चलो यहाँ बताता हूँ, जब 1 पुट कराएंगे तो a0 a1 a2 a3 अप टू a7 बनेगा, ठीक है। 1 जब यहाँ पुट कराएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 1 पुट कराएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 1 पुट कराएंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा, और 1 पुट कराएंगे तो यहाँ -2 आएगा, 1 पुट कराएंगे तो यहाँ 5 और यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक बच्चों, आपके लिए टास्क है, खुद ही सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना है। अच्छा सी ऑप्शन, डेल्टा ऑफ -1 निकालना है। अरे डेल्टा ऑफ -1 बहुत सिंपल सी बात, x बराबर -1 पुट कर दो, -1 पुट कराएंगे तो यहाँ तो 0 बनेगा, -1 पुट कराएंगे तो यहाँ -3 बनेगा, -1 पुट कराएंगे तो यहाँ 2 बनेगा, -1 यहाँ पुट कराएंगे तो कितना बनेगा, -2 बना, -1 यहाँ पुट किया तो 3 बना, -1 यहाँ पुट किया तो -4 बनेगा, -1 यहाँ पुट कराएंगे तो -5 -4 और यहाँ से प्लस का 5 और यहाँ से माइनस का 2। डिटरमिनेंट खुद ही सॉल्व कर लेना, आंसर खुद ही मैच करा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बिल्कुल भी कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं था, मतलब पहली 4 प्रॉब्लम बड़ी आसान और बढ़िया। ठीक है, नाउ अब आते हैं मजेदार प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां से अब करते हैं हम स्टार्टिंग, चले। अब देखो आपको एक सिखाता हूं मैं गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान समझो ना, गुरु का ज्ञान, गुरु ज्ञान बाई RS सर। विच आर द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ऑप्शन नहीं दे रखा है कि इंटीग्रेशन के बारे में पूछा हुआ है, इसका वैल्यू का डिफरेंस 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका वैल्यू का डिफरेंस 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे डिफरेंस 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, काइंड ऑफ समथिंग ऐसे पूछा हुआ है।
ठीक है, बहुत ध्यान से समझना मेरी हर एक बात को ना। जैसे अब फर्स्ट प्रॉब्लम है, सॉल्व करने के इसके कई सारे तरीके, हजार तरीके, हजार तो नहीं दो चार ही होते हैं ना, बोलने में हजार बोल देते हैं। अब क्या करना चाहिए आप लोगों को, एक तरीका समझो। देखो यहाँ 0 to 1 है, यहाँ 1 से लेकर 2 है, यहाँ 0 to 1 है, ऐसे समथिंग आ रहा है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स आ रही है, यहाँ पर 0 to 1 आ रहा है, यहाँ ऐसे आ रहा है। कुछ प्रॉपर्टी सीखो आप, एक प्रॉपर्टी सीखो बेटा, एक प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया, a to b fx dx। अगर आपको ये पता होगा ना तो आप बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को और स्मूथली कर पाओगे आप लोग, है ना। तो हमने क्या किया, कभी भी अगर आपको लिमिट अगर a to b दे रखा है और आपको लिमिट को उसको कन्वर्ट करके 0 to 1 बनाना है, 0 to 1 बनाएंगे, ठीक है। तो लिमिट को 0 to 1 बना दिया, तो अब क्या कराओगे, x को रिप्लेस कराओगे। कैसे रिप्लेस कराओगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, b माइनस ए इंटू एक्स करेंगे और प्लस लोअर लिमिट जोड़ देंगे यहाँ पर और dx, और बाहर कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। पहली बात बच्चों, आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना बहुत कम बच्चों को याद रहता है, मतलब जनरली स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है, इस वजह से बच्चे इसे याद नहीं रखते हैं। बट आप लोग तो याद रखना है इसको ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। साथ में आपको दो फॉर्मूले और बता देता हूँ, जैसे पॉइंट नंबर 1 जो मैं बच्चों को हमेशा सिखाता हूँ, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, तीनों पॉइंट समझो। चलो इसको भी बताते हैं, रिवाइज करा देते हैं। fx dx पहले भी बता चुके हैं। कभी भी अगर आपको लिमिट में c ऐड करना पड़े तो भैया x को x माइनस सी से रिप्लेस कराओ, ठीक है। यहाँ भी रिप्लेस कराएंगे, x माइनस सी सॉल्व होने पर dx ही आ जाएगा। कभी भी अगर मान लो कि आपके पास लिमिट है कुछ, आपको c से मल्टीप्लाई करना है लिमिट में, तो भैया अगर लिमिट में अगर c से मल्टीप्लाई कराए तो x को x बाई सी से रिप्लेस कराओगे, यहाँ भी कराओगे, तो यहाँ से 1/c बाहर कॉमन ले लो, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx/c लिख देंगे, ठीक है। तीनों फॉर्मूला आपको ढंग से याद होने चाहिए, जिनको नहीं भी याद है करो बेटा याद, और क्या बोल रहा हूँ मैं, यही तो बोल रहा हूँ, याद होने चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने पहले सवाल पर, फर्स्ट है ना, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 0 to 1, तो यहाँ दे रखा है साइन ऑफ, ये लिखा हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा है 1 से 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अच्छा ये सॉल्व हो सकता है कि हाँ 0 to 1 बनाते हैं तो -2 - 1 तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, लिमिट के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ जाएगा 0 to 1 आ जाएगा, ठीक बात है। साइन ऑफ, अब x को रिप्लेस कराओगे कितना, इन दोनों का डिफरेंस इंटू एक्स किया प्लस 1 किया, तो मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2 इंटू -1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx आया। तो देखो सेम टू सेम टर्म आया, कट गया, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो देखो अगर आपको तरीका पता है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसको चलते हैं सॉल्व करते हुए। तो यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ लिमिट लिखोगे 0 to 1 लिखोगे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 2 से मल्टीप्लाई किया, b माइनस ए से इतना आया। अब साइन ऑफ x को किससे रिप्लेस कराओगे, 2x, x को रिप्लेस कराएंगे e पावर में तो चली रहे, x को रिप्लेस कराएंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है 2x प्लस लोअर लिमिट जोड़ दिया -1 और dx यहाँ से लिखा हुआ है माइनस ऑफ 0 to 1। अरे चेंज हो गया, यहाँ प्लस 1 आ रहा था 2 भी नहीं आ रहा था, तो मतलब ये तो 0 नहीं आएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन सही नहीं है आप लोगों का। समझ गए बात को, तो वो यही अगर सॉल्व कर लोगे, अगर आप बात को ढंग से समझ गए तो। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं, ऑप्शन सी की। कहीं ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो पहले वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं मैं, है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया, तो लिमिट इन दोनों का डिफरेंस निकाला, -4 यहाँ से -5 कराएंगे तो 1 into आ जाएगा। साइन ऑफ यहाँ लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन तो चलेगा 0 to 1 में, ठीक है। अब x को रिप्लेस कराएंगे 1 into x, है ना। x को मैं किससे रिप्लेस कराऊंगा, 1 into x, और फिर हमने क्या किया 1 into x और लोअर लिमिट जोड़ दिया, तो 1 into x लोअर लिमिट, x में लोअर लिमिट जोड़ देंगे तो -5, इसका बनाएंगे हम होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का 3 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये आया, मतलब कहने वाली बात ये रही पहला वाला एक्सप्रेशन। सिमिलरली दूसरे वाले एक्सप्रेशन पे जाते हैं, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 1 यहाँ से आ जाएगा, 0 to 1 लिमिट लगाएंगे तो ऐसे कुछ आएगा, और साइन ऑफ हमने यहाँ लिखा। अब x को रिप्लेस कराते हैं। अच्छा इसको देखो थोड़ा सा समझो, पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 12 का आधा कितना होगा, 6, मतलब 36, तो 3 जोड़ दिया और 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या बना हुआ है, साइन ऑफ x प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ
3 बना हुआ है। समझ गए बात को? ठीक है, अब क्या किया हमने, इसी में चेंज कर रहे हैं ना कलर वगैरह, और थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, ग्रीन ही चलने देते हैं। तो साइन ऑफ, अब x को किससे रिप्लेस कराएंगे, इन दोनों का डिफरेंस तो 1 आया, 1 इंटू एक्स, और फिर लोअर लिमिट जोड़ दिया। लोअर लिमिट अगर जोड़ दिया तो बच्चों ये बन जाएगा x माइनस लोअर लिमिट है ना, जोड़ देंगे तो इसमें ये बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। x को x माइनस, x को रिप्लेस कराया b माइनस से इंटू एक्स प्लस लोअर लिमिट, -2 और +6 यहाँ लिखा हुआ था तो यहाँ 4 बन जाएगा। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर यहाँ से आया, माइनस का 3 यहाँ से आया। ठीक है, थोड़ा चेंज आ गया। और ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे और डिफरेंस साइन भी नहीं आ रहा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस तो कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथे की बात करते हैं, कलर और चेंज करते हैं ना। चौथे को समझो, -4 to 4 को अगर मैं लिखूं, फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखा जाए -4 to 4 cos ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है ना। इसको अगर मैं लिखूं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 आया। ठीक है, लिमिट जाएगा 0 to 1। ठीक है, अब क्या कराएंगे, cos तो यहाँ लिखा हुआ है ही, x को रिप्लेस कराऊंगा, यहाँ होल स्क्वायर लिखा है, x को रिप्लेस कराएंगे 8x। ठीक है, प्लस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, और यहाँ dx करेंगे। यहाँ से 4 अगर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ 16 बनेगा, यहाँ बनेगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अरे गजब, ये तो इसके बराबर ही लिखा हुआ है, तो कट के 0 आ जाएंगे, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। मतलब 5 में का a सही आ रहा है और d सही आ रहा है। ठीक है, 5 में का क्या आंसर आया, a और d आंसर आया। तो बच्चों आपको एक नई बात सीखने को मिली कि नहीं मिली, 5 में का a और d सही है। मतलब आप इस प्रॉब्लम में एक नई नई बात समझ गए ना, कि अरे यार सॉल्व करने का एक नया अप्रोच, नया तरीका, नया फॉर्मूला, ये सब आप सीख गए। नाउ मूव करते हैं आगे की प्रॉब्लम पर ना। आगे की प्रॉब्लम क्या दी है, एक पैराग्राफ दे रखा है, एक बढ़िया ही पैराग्राफ है। वैसे तो क्या स्टैंडर्ड पैराग्राफ होता है जिसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना इसने, अगर ये नाम भी दे तो आपको पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग मी। चलो बात करते हैं। इफ ए सर्कल विद सेंटर अल्फा कोमा बीटा इंटरसेक्ट ए हाइपरबोला विद सेंटर x कोमा के एट 4 पॉइंट x1 x2 x3 x4 y4, ऐसे मतलब PQRS पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन ऑफ द 4 पॉइंट PQRS इज द मीन ऑफ द C एंड L पॉइंट। इन अदर वर्ड्स, मतलब उसका मीन का मतलब ये समझा रखा है उसने। ठीक है, ये उसने बोल रखा है, मतलब क्या बोल रखा है, समझो और बूझो ध्यान से। मान लो कि ये हाइपरबोला है, मान लेते हैं कि ये सर्कल है। ठीक है, मान लेते हैं ये सर्कल का सेंटर है, और मान लेते हैं कि ये हाइपरबोला का सेंटर है। ठीक है, तो चारों पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट कर रहे थे, पॉइंट P, Q, R और S, ये 4 पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट मान लो P Q, x2 y2, x3 y3 और x4 और y4 इधर रखें। तो इन चारों को, तो x कोऑर्डिनेट का जो अर्थमेटिक मीन आया कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन में 4, और सेंटर्स का जो अर्थमेटिक मीन आया, ठीक है, कितना जाएगा हमारे पास में, अल्फा प्लस h अपॉन 2। तो ये दे रखा है, ये समझा रखा है ऊपर, है ना। ठीक है, सवाल समझते हैं अब। 5 पॉइंट्स आर सेलेक्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस a, मतलब 5 पॉइंट आर सेलेक्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस a। चलो यहां से समझते हैं। मान लो कि पहले तो एक सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल लिया हमने, ऐसे 5 पॉइंट बनाए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट है ना। 5 पॉइंट आर सेलेक्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस a, ठीक बात है, यहां तक की बात तो समझ में आई। द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, ईच पासिंग थ्रू 4 ऑफ द दीज 4 पॉइंट्स, मतलब जितने भी जो हाइपरबोला आ रहे हैं ना, पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल, मतलब सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो आ रहा है वो लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस। उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, मतलब मुझे इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के सेंटर का लोकस निकालना है। अल्टीमेटली बात तो ये समझ में आई। तो मान लेते हैं कि ये 4 पॉइंट हमने ले लिए, इन चारों पॉइंट से ऐसे हाइपरबोला पास कर रहा है। ठीक है,
इसे कोऑर्डिनेट मान लिया आपने x1 y1, और इस हाइपरबोला का सेंटर में ले लेता हूं h, k, जिसका मुझे लोकस निकालना है। ठीक है ना। अब देखो बात को समझो, बहुत ध्यान से समझिए बात को। अगर मान लो x1 y1, x2 y2, मान लो इस पॉइंट को मैंने ले लिया x3 y3, x4 y4। अच्छा देखो, एक सर्कल ऑफ 5 पॉइंट आर सिलेक्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस है, जिसका रेडियस ए दे रखा है। तो एक काम करते हैं, सर्कल का सेंटर में फिक्स मान लेता हूँ 0,0। ठीक है, सर्कल गिवन है। तो हमारे पास में क्या कंडीशन आ गई? एक कंडीशन तो ये आई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर। सर्कल तो ये आया, ठीक है। एंड अगर हाइपरबोला की बात करें तो आपको एक बात तो ये मालूम चली कि समेशन ऑफ x1 बाई 4 बराबर में कितना आ जाएगा? h बाई 2 आ जाएगा। एंड समेशन ऑफ y1, मतलब x1 x2 x3 x4 ऐसा कुछ जा रहा है ना। पांचवा पॉइंट में मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए x5 और y5, मतलब इन चारों का ही अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं ना, उन चारों का ही ऐसे निकाला और दैट इज इक्वल टू k बाई 2 आया। ठीक है, यहां तक की बात तो आपको मालूम चली। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ गया समेशन ऑफ x1 बराबर कितना आ गया? 2h आ गया। समेशन ऑफ y1 बराबर कितना आ जाएगा? 2k आ गया। ठीक है, मुझे करना क्या है? h, k का लोकस निकालना है, मतलब मुझे h, k में एक रिश्ता चाहिए ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, x1 से लेकर x4 तक का समय, तो समेशन ऑफ, मतलब ऐसे पूरा लिख देता हूं मैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, मतलब यहाँ तक 4 तक तो ये दे रखा है ना। x5 जोड़ दिया और x5 दोनों साइड जोड़ दिया ना, मान लो इस साइड ही ऐसे जोड़ दिया और घटा दिया, बराबर पे 2h लिखा। सिमिलरली यहां भी हमने यही काम किया। क्यों किया आप लोग समझ जाओगे कि आप हो होशियार बालक। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर y5 जोड़ दिया ना, 4 तक तो ये दे रखा था, पांचवा हमने y5 जोड़ दिया ना। समेशन ऑफ x4 मतलब वो 4 तक की बात कर रहा हूं मैं ना। अच्छा आप समझो, तो एक्स में 5 पॉइंट तक नॉन पॉइंट थे। अगर 5वां पॉइंट अगर नॉन पॉइंट है तो भाई इसकी वैल्यू तो हमारे पास नॉन होगी ना, फिक्स होगी। मान लो कुछ होगी, इसकी वैल्यू l मान लेते हैं। l माइनस ऑफ x5 बराबर कितना है? 2h आया। इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ नॉन होगी, मान लेते हैं m मान लेता हूँ। m माइनस ऑफ y5 बराबर कितना आ जाएगा? 2k यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अब x5 और y5 का वैल्यू निकल जाएगा मेरे पास। तो x5 का वैल्यू कितना आ गया? 2h प्लस l आ गया, और y5 का वैल्यू कितना आ गया? 2k प्लस m आ गया। x5 और y5 कहाँ लाई कराएंगे? सर्कल पे लाई कराएंगे। सर्कल पे अगर लाई कराएंगे तो x5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2h प्लस l का होल स्क्वायर, और 2k प्लस l नहीं m का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? a स्क्वायर आया। मतलब यहां से अगर मैं बात करूं h प्लस l बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस m बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा? a बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया। मतलब h, k का अगर लोकस लिखे तो सर्कल तो आ ही रहा है, वो बोल ही रहा था सर्कल आएगा। तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा ये पूछना चाह रहा था हमसे। तो भैया रेडियस कितना आ जाएगा इसका? a बाई 2 रेडियस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो ये सॉल्व हुआ। अब बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की। इसको हटा देते हैं, जरूरत अपना है नहीं इसकी ना। ए बी सी डी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब सर्कल ये है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये है। विच है डिफरेंट सेंटर, इन दोनों का सेंटर डिफरेंट डिफरेंट है ना। सर्कल का सेंटर सी ले लेते हैं, हाइपरबोला का सेंटर एच ले लेते हैं। ठीक है, इफ ये पॉइंट ए, ऐसे बनाते हैं डायग्राम। If A, B, C, D are the point of intersection of circle and rectangular hyperbola which have the different center. If AB passes through the center of hyperbola, AB passes through the center of hyperbola. चित्र बढ़िया से बनाते हैं ना, कुछ ऐसे बनाते हैं। 4 पॉइंट लिए हमने, ऐसे ले लिए A और B, यहां लिया। सर्कल का सेंटर यहां ले लेते हैं। दूसरा हमारे पास C और D पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ
हाइपरबोला, सेंटर ऑफ सर्कल, कुछ ऐसे पूछा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे कुछ ले लिया। और ये कहाँ से, ए बी कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला, मान लो सेंटर ऑफ हाइपरबोला मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। वो पूछना चाह रहा है सेंटर ऑफ सी यहाँ से पास करेगा कि नहीं करेगा, चलो मान लेते हैं, डायग्राम तो से बना ही लेते हैं। यहाँ सी और डी है ना, ये चेक करना है ना, अब ये सब मान के चलिए ना, ऐसे डायग्राम तो बनाए, जो डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे तो कैसे बात कर पाएंगे बालकों, जब चित्र ही नहीं बन पाएगा तो आगे की बात कैसे करेंगे। मान लो कि ये हाइपरबोला है, मान लेते हैं हाइपरबोला है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स है ना, तो हाइपरबोला का सेंटर तो ले लेते हैं अपना एच कोमा के, सर्कल का सेंटर ले लेता हूं अल्फा कोमा बीटा, कलर चेंज करके लेते हैं यार ना, चलो यहां लिखते हैं हाइपरबोला का सेंटर एच कोमा के और सर्कल का सेंटर हमने ले लिया अल्फा कोमा बीटा। ये पॉइंट ए बी सी डी ऐसे x1 y2 ऐसे पॉइंट ले लेते हैं ना, सिमेट्रिक लेते हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4 बराबर कितना आ जाएगा पास में, h प्लस अल्फा बाई 2। एक तो ये रिजल्ट आया, ठीक है। दूसरा रिजल्ट हमारे पास में कितना आया, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4 बराबर में कितना आया, k प्लस बीटा बाई 2 आया, इतना आया है ना। अब समझो बात को, उसने बोल रखा है कि ए बी का जो सेंटर है, मतलब ए बी जो कॉर्ड है, इफ ए बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। अच्छा ए बी कहां से पास कर रहा है, ए बी अपने आप में कॉर्ड है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला से पास कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, जैसे इलिप्स के बारे में बात करें तो सेंटर से पास करता हुआ जो भी कोई कॉर्ड है, सेंटर से पास करता जो भी कोई कॉर्ड है, सेंटर बाइसेक्ट दैट कॉर्ड। ऐसे इन केस ऑफ हाइपरबोला, मतलब सेंटर का डेफिनेशन यही होता है भाई, सेंटर से पास करता हुआ कोई भी कॉर्ड, ठीक है, तो सेंटर बाइसेक्ट दैट कॉर्ड, सेंटर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अगर ऐसी बात है तो भैया ए और बी के कोऑर्डिनेट आपने एक्स और वाई में सिमेट्रिक फॉर्मेट में मान रखे, तो भैया अब यहां से तो मैं h बराबर कितना लिख सकता हूं, x1 प्लस x2 बाई 2 लिख सकते हैं, y बराबर कितना लिख सकते हैं, सॉरी k बराबर कितना लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 बाई 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो x1 प्लस x2 इसको अलग अलग कर देते हैं ना, ठीक है। x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना आ गया, 2h आया, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू 2h हमने यहां लिख लिया। x3 प्लस x4 अपॉन में 4 बराबर में कितना लिखा, h प्लस अल्फा बाई 2 लिखा, ठीक है ना। ऐसे y1 प्लस y2 का वैल्यू जब मैं लिखूंगा तो वो 2k आ जाएगा, और y3 प्लस y4 यहां से लिखा, k प्लस बीटा बाई 2 लिखा। अब आपको प्रूफ क्या करना है, सी और डी क्या सेंटर से पास करेगा, मतलब x3 प्लस x4 बाई 2 ऐसे निकाल के देखते हैं ना। तो देखो अब आप बात को समझना, यहां से मैंने क्या किया, एक 2 तो निकाला, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, खत्म बात। 4 से ये 2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ जाएगा ना, ठीक बात है। अब क्या किया हमने, इसको अलग अलग कर दिया, 2 से 2 से अलग अलग कर दिया, h से h कट जाएगा ना, मतलब मेरे पास में ये निकल के आया x3 प्लस x4 बाई 2 अगर मैं करूँ तो वो अल्फा निकल के आ रहा है। सिमिलरली जब मैं बाई 3 प्लस बाई 4 अगर निकालूंगा तो बाई 2 करेंगे तो भैया ये बीटा निकल के आ रहा है, मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट अल्फा है, इन दोनों का बाई कोऑर्डिनेट ऐसे बीटा आया। मतलब क्या हुआ, जो सी डी है CD passes through the center, भाई ये सेंटर है ना और बाइसेक्ट कर ही रहा है, सेंटर क्या है, सेंटर का डेफिनेशन यही होता है कि बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये CD होगा पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, गलत बात, सेंटर ऑफ सर्कल सही बात। 7th का कौन सा आंसर सही होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों आपको ये वाली प्रॉब्लम बढ़िया से समझ में आई है ना। नाउ क्या आंसर दिया हमारे पास में, डी और बी, 6 और 7th का आंसर देखते हैं। 6th और 7th का आंसर डी और बी बिल्कुल सही जवाब। नाउ आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके ये वाली प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम गजब का प्रॉब्लम है, गजब का। कैसा प्रॉब्लम है, गजब का। सिखाएंगे आपको, गजब गजब की सारी बातें सिखाएंगे। ये प्रॉब्लम भी बड़ी गजब प्रॉब्लम है, ठीक है, बड़ी आसान
और बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम। देखो समझो, आप लोग पहले तो सीखा करो बातों को ना, जितना सीख सकते हो सीखना चाहिए। क्या दे रखा है, एक फंक्शन एफ एक्स आर टू आर में डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर दिस समथिंग, जी इज द इनवर्स ऑफ एक्स। तो जो जो दे रखा है ना, जी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे चित्र बनाया करो ना, ये वाला डायग्राम बनाया करो बच्चा। मैं हमेशा इससे ना, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, मैं हमेशा इसको फॉलो करता हूँ। हमेशा जब भी कभी इनवर्स वाली बात आती है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो इनवर्स वाली बात में जब भी इसे इनवर्स की बात कर रहे होते तो हम हमेशा ऐसे डायग्राम बनाते हैं। इधर से इधर देख रहे हैं तो फंक्शन एफ है, और इधर से इधर देख रहे हैं तो फंक्शन एफ इनवर्स है, और ये कितना दे रखा है, जी दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स तो पता ही है। आगे क्या दे रखा है, एफ। इसका डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू 24 पर दैट इज पी अपॉन क्यू है। ओके, इसका डिफरेंशिएशन ही तो निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है। तो एक काम करते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ जी ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, पहले तो वहीं से शुरुआत किया ना, तो इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो जी डैश ऑफ जी एक्स ये आ जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो जी डैश एक्स आ जाएगा। ये है, अंदर वाले पार्ट को टी मानते हैं ना, जैसे हमने जी ऑफ टी का किया तो जी डैश टी, इसको टी माना तो जी डैश ऑफ टी, हाँ जी एक्स आ गया, फिर जी डैश ऑफ एक्स आया। इसका वैल्यू पूछ रहा है 24 पर, ठीक है। तो x बराबर 24 हमने यहां रखा, x बराबर 24, तो रखते हैं 24। तो जी डैश ऑफ जी ऑफ 24, मतलब ये पूछना चाह रहा है अल्टीमेटली जी डैश ऑफ जी ऑफ 24 और जी डैश ऑफ 24, ये पूछा गया है। जी डैश एक्स के बारे में और बात कर लेते हैं। जी डैश एक्स है ना, जी ऑफ 24, बहुत सारी बातें करना बाकी है अभी ना। क्या क्या दे रखा है हमारे पास में, जी एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स दे रखा है, तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहां से अगर मैं लिखूं तो एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स बराबर 1 आया। तो भैया जी डैश एक्स का वैल्यू कितना आया, 1 अपॉन ऑफ एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स आया। ठीक है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको ना, यहां तक की बातें में समझ में आएंगी। अब देखो जी डैश ऑफ 24 लिखना है, पहले तो इस बात को समझे। जी डैश ऑफ 24 तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ऑफ एफ डैश ऑफ जी ऑफ 24, ठीक ना। यहां से इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखो जी ऑफ 24 मतलब क्या है कि एफ में मैं क्या इनपुट रखूं, मतलब एफ में हम क्या इनपुट रखें, जैसे मान लो कि 24 आ जाए, एफ में क्या इनपुट रखूं 24 आ जाए। 1 पुट करके देखो एक बार आप, यहां पर एफ में 1 पुट कराएं, तो अगर 1 पुट कराएंगे तो 1 के करस्पॉन्डिंग देखो क्या आएगा, 1 यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर आया, 3 यहाँ आया, प्लस का 2 आया, मतलब 24 नहीं आ रहा। अच्छा 2 पुट कराओ, इसमें जब 2 पुट कराएंगे तो 2 का करस्पॉन्डिंग 8 आएगा। 2 जब पुट कराएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 और 8 16 हो जाएगा यहाँ तक तो ना। 2 पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और प्लस का 2 आ गया तो 24 आ रहा है। जब 2 पुट करने पे 24 आया, मतलब जी ऑफ 24 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ये बात कितनी लिखा हुआ है, ये तो एफ डैश ऑफ 2 लिखा हुआ है। अरे एफ डैश 2, फिर तो मुझे एफ डैश एक्स भी निकालना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स और निकालते हैं। तो मैं कहीं यहां निकाल लेता हूं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना आ गया, 3x स्क्वायर आया, प्लस का कितना आ जाएगा 4x, और 6 यहां से आया। मतलब एफ डैश 2 की अगर बात की जाए तो 2 जब यहां पुट कराएंगे तो 4 या 12 यहां से आ गया, 2 जब यहां पुट कराएंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 जब यहां पुट कराएंगे तो 6 आ गया। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 14 बन गया। 14 में जब 28 ऐड कराएंगे, 14 में 12 ऐड कर रहे हैं ना, तो 26 बन जाएगा। यहां तक की बात तो समझ में आई, मतलब जी डैश ऑफ 24 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 26 आया, मतलब यहां पुट कर दिया तो 26 आया।
एफ डैश टू है ना, एफ डैश टू का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 पुट कराएंगे 26, तो यहाँ से आ गया 1/26 है। ठीक है, g ऑफ 24 की बात करें तो g ऑफ 24 कितना आ रहा है भैया, g डैश 2 आ रहा है। ठीक है, g डैश 2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बहुत सारी बातें निकालनी पड़ेगी। और समझते हैं बात को, g डैश ऑफ g24 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब g ऑफ 24 कितना है, 2 आया। g में 24 जब रखेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, ऐसे कुछ आया बात। अब देखो कुछ पॉइंट समझो, g ऑफ 2 चाहिए, मतलब 2 चाहिए मुझे यहाँ पर, g ऑफ 2 मतलब आउटपुट में 2 चाहिए, g ऑफ 2 निकालना है ना। मतलब यहाँ जब g में मैं 2 डालूं तो यहाँ क्या आएगा, मतलब इसमें f में क्या डालेंगे, 2 आ जाए, डायरेक्ट दिख रहा है 0 डाल दो। तो मतलब ये ध्यान से अगर समझे तो ये g डैश 0 लिखा हुआ है, यहाँ g डैश 2 लिखा हुआ है, और यहाँ g डैश 24 लिखा हुआ था। ठीक है, जिसका वैल्यू हमने 1/26 निकाल ही दिया। नाउ g डैश 0 की बात करें यहां से, तो g डैश 0 कितना आ जाएगा, 1/f डैश ऑफ g ऑफ 0 आ जाएगा। ठीक है, और g डैश 2 और निकालना है मुझे, मैं यही लिखता हूं g डैश 2। तो g डैश 2 जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, f डैश ऑफ g ऑफ 2 आ जाएगा। अब देखो बात को समझो, g ऑफ 0 मतलब आउटपुट में 0 चाहिए, तो ये इनपुट में क्या डाल दें, -1 ही डाल रखा हुआ शायद ना, -1 अगर डालेंगे तो यहाँ -4 तो सही है, -1 बन रहा है। g ऑफ 0 की अगर बात करें बच्चों, देखो आप यहाँ से समझो बात को, ये थोड़ा साइड में आ गया ना। चलो मैं ऊपर नीचे करते हुए सिंप्लीफाई कर दूंगा आपको ना। f डैश ऑफ g ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आया, मतलब आपको f डैश ऑफ -1 निकालना है। ठीक है, g ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ रहा है, तो मतलब आपको 1/f डैश 0 और चाहिए। ठीक है, और f डैश x आपको पता ही है, f डैश x आपको ये पता है, तो यहां से देखो मैं वैल्यू लिखता हूं। चलो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, g डैश 0 कितना आ रहा है, 1/f डैश ऑफ -1 आया। g डैश 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/f डैश 0 आ जाएगा। बराबर में कितना लिखा हुआ है, 1/26 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। f डैश ऑफ -1 लिखेंगे ना, f डैश ऑफ -1, x की जगह -1 पुट कर दिया, तो -1 यहाँ पुट कराएंगे तो प्लस का बन जाएगा, 3 -1 यहाँ पुट कराएंगे तो माइनस का आ जाएगा ना। मतलब 6 और 3 9 यहाँ से हो जाएगा, 9 माइनस का 4 किया 5 आया, तो 1/5 आ रहा है। f डैश 0 की अगर मैं बात करूँ तो f डैश 0 मतलब 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, यहाँ से वैल्यू 6 आया, और यहाँ 1/26 आया। ठीक बच्चे, तो ये आंसर आ रहा है ना। और मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि ऐसा आभास हो रहा है कि शायद मैंने कहीं आंसर में गलती करी है ना कहीं कुछ वैल्यूज में मैंने कहीं गलती कर दी है ना। चलो मैं चेक भी कर दूं, क्या करें क्या चेक, है ना। समझा तो बढ़िया दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो चेक कर लीजिएगा ना। चलो कहीं आप चेक कर लेना, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो ठीक है, अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना। या फिर नहीं भी मिस्टेक हुई है तो आंसर गलत होगा, क्योंकि मुझे इसका आंसर याद था 139 कुछ ऐसा आ रहा है ना, जो 139 यहाँ से तो बैठेगा ही नहीं, नीचे 138 ऐसा आना चाहिए था। चलो ठीक है, कहीं कहीं गलती हुई हो तो आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ आपको गलती पकड़ में आ जाए तो मुझे मैसेज भी कर देना ना ऐप में, आपको मेरा मोबाइल नंबर भी पता है ना, और नहीं तो आप ऐप के अंदर मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, ये मजेदार प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करते टाइम थोड़े पसीने छूट जाते हैं ना, बहुत टाइम लगा था ना इसको सॉल्व करते में, और जब सॉल्व हुआ तो ऐसा सॉल्व हुआ कि 1 मिनट में सॉल्व हो गया। ठीक है, मतलब जब इसके अंदर की रहस्यमयी बातों का पता चला कि इसके अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ है, जैसे उस रहस्य के बारे में मालूम चला ना, प्रॉब्लम 1 मिनट का है,
जब तक आपको रहस्य के बारे में नहीं पता है तो प्रॉब्लम बड़ा परेशान करता है। ठीक है ना। अब इस रहस्यमयी घटना से पर्दा उठाते हैं ना बच्चों, रहस्यमयी घटना से पर्दा उठाते हैं। तो पर्दा उठाया जाए और बातों को समझा जाए। अब बातों में एक खेल है इसमें ना, खेल खेल में एक बात सिखाते हैं आपको। खेल खेल में एक बात आप ये सीखो, पहले तो आप एक पॉइंट सीखो जो अगर आपको नहीं पता है, साइन थीटा, साइन ऑफ 60 माइनस थीटा। मैं बच्चों को हमेशा याद कराता हूँ, मेरे से पढ़े हुए बच्चों को ये हमेशा याद रहता है। नहीं याद रहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार मार के याद करा देता हूं मैं। मारना मतलब बातों से है ना। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, इसका वैल्यू कितना आता है 1/4 साइन 3 थीटा आता है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। अब आपको ये पता है ना, प्रॉब्लम खत्म। खत्म मतलब खत्म। कैसे? जुगाड़ ढूंढना शुरू करते हैं। 4 है मतलब साइन 4 है, तो 4 के जोड़ीदार देखो, 60 माइनस 4 देखो, 60 माइनस 4 कहाँ है हमारे पास में, 56 है, मतलब 4 है तो इसका जोड़ीदार ये है। और 60 प्लस 4 देखो कितना, 64 ये आ रहा है। ठीक है, दोनों हट गए। साइन 8 पकड़ा आपने, तो साइन 8 और इसका जोड़ीदार, 60 से 8 कम किया और 60 में 8 जोड़ा, 60 में जब 8 कम किया तो मतलब 52 ये आया, और 60 में 8 जोड़ा मतलब ये आया। मतलब इसके जोड़ीदार ऊपर नीचे दिखा देते हैं ना, ये ऐसे आ गए। 16 की बात करें, साइन 16, इसका जोड़ीदार देखो, 60 माइनस 16 किया तो 44, ये है 44। इसका भाई कौन सा आ रहा है, जोड़ेंगे 60 76 मतलब दोनों आ रहे हैं। ये ऊपर जो एरो बना रहा हूं ना, ये 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं ना। यहां अगर मैं बात करूं तो साइन 20, साइन 20 इसका जोड़ीदार कितना आ रहा है 40, तो साइन 40 है हमारे पास में। 60 में 40 ऐड किया तो 80 भी है, मतलब इसके जोड़ीदार भी हैं। अब आगे की बात करें, साइन 28, 28 जब जाएंगे तो 28 इतना घटाया तो ये इसका जोड़ीदार आ गया, और 60 में 28 जोड़ेंगे तो 88 आया, मतलब ये इसका जोड़ीदार यहाँ आ गया। तो सारी टर्म्स देखो, अब आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाकी इसके सबके जोड़ीदार मिल ही गए है ना। अब सबके अगर जोड़ीदार मिल गए तो भैया इसकी जो वैल्यू लिखोगे आप क्या लिखोगे, 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा मतलब 12 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिखोगे। फिर यहां से लिखोगे 1/4 1/4 1/4 1/4, मतलब 1/4 तो कितना आ जाएगा, पावर में 5 आ जाएगा, डायरेक्ट ही लिखते हैं। इस एंगल का तिगना करेंगे तो 24 आएगा, इस एंगल का तिगना करेंगे तो 48 आएगा, इस एंगल का 3 टाइम्स करेंगे तो 60 आ जाएगा, और इस एंगल का 3 टाइम्स करेंगे तो 28 का 3 टाइम्स 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90, 90 माइनस 6 किया तो 76, सॉरी 90 माइनस 6 कर रहे हैं ना, 84 ये आ गया। ठीक है, तो 1/4 ऐसे कुछ आया। अब देखो बातों को समझते हैं, तो 1/2 पावर में 10 लिख देते हैं इसको। तो अब देखो 12 है, इसका जोड़ीदार देखते हैं, 18 तो है, 60 माइनस 12 तो है, 60 प्लस 12 है क्या, 72 नहीं है, नहीं है ना। अरे कोई समस्या वाली बात नहीं है बच्चों, साइन 72 को कर दो मल्टीप्लाई और साइन 72 को कर दो डिवाइड, बना दिया जोड़ीदार, बन गया फॉर्मूला, गजब। अब देखो 24 है, 24 में इसका जोड़ीदार तो है 60 प्लस 84, बट 60 माइनस 84 नहीं है, सॉरी 24 नहीं है, 60 माइनस 24 कराएंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो हमने क्या किया, साइन 24 तो यहाँ लिखा, साइन 36 यहाँ लिखा, और साइन ऑफ 84 यहाँ लिखा, और साइन 36 से कर दिया नीचे डिवाइड, और यहाँ साइन 60 है उसको यहाँ रहने दिया। साइन 60 का वैल्यू तो पता ही है मुझे, √3/2 लिख देते हैं। इसका वैल्यू वो बोल रहा है n है, शायद उसने इसका वैल्यू n बताया है, वैल्यू ऑफ दिस n है ना। नाउ अब देखो बात को समझा जाए, √3 तो यहाँ लिखा है और ये 2 पावर 11 आ गया। अब समझो इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 1/4 तो यहाँ से आ जाएगा, साइन का 3 का डबल किया तो साइन 36 ये आ गया। ठीक है, यहाँ 3 टाइम्स करेंगे तो 24 का 3 टाइम्स कितना आ जाएगा 76, सॉरी 72 है ना। यहाँ से 1/4 का टर्म आ जाएगा, और साइन ऑफ 36 यहाँ लिखा हुआ है, 72 से नीचे 72 लिखा हुआ था,
ये कटा, इससे ये कटा 1/2 उसका मतलब ये तो कितना आ गया, मतलब मैं अगर बात करूं थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि, हाँ ये 2 पावर 15 बन गया। मतलब n बराबर अगर मैं बात करूं तो n बराबर ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, आ जाएगा √3/2 पावर 15। तो 2 पावर 15 है ना, दिस इज n, तो 2 पावर 15 इंटू n का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो √3 आ जाएगा, और उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लिखा जाएगा कितना आ जाएगा, 1 आएगा। क्या आंसर है इसका, 1, एकदम सही है, जाके चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे ना, ध्यान है मुझे ये सवाल ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, इफ, अच्छा बच्चों ये बताओ, ये सवाल में मजा आया कि नहीं आया, मजा तो आ गया ना। ऐसे सारी बातें आपको कुछ कुछ फॉर्मूला सीखने का है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, मतलब ये पता रहना चाहिए आप लोगों को, तभी आप प्रॉब्लम कर पाते हैं ना। और भी तरीके हो सकते हैं, मुझे तो ये समझ आया है ना। ना अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द टेंजेंट ड्रॉन टू दिस हाइपरबोला, सॉरी पैराबोला, टेंजेंट इस पैराबोला पे ड्रॉ किया गया फ्रॉम ए पॉइंट 1,0 से टेंजेंट है, विच इज आल्सो टच इज द हाइपरबोला, जो इस हाइपरबोला को टच भी कर रहा है। एक सेकेंड रुकना बच्चों, हाँ बच्चों समझो ना, क्या फिर से पढ़ते हैं, क्या बोला था। इफ द टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला, मतलब पैराबोला, इस पैराबोला पे टेंजेंट है फ्रॉम ए पॉइंट 1,0 से, विच आल्सो टचेस द हाइपरबोला, इस हाइपरबोला को भी टच कर रहा है एट पॉइंट बी सच दैट एंगल ASB 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, एस इज द फोकस ऑफ द हाइपरबोला दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम, सॉल्वेबल प्रॉब्लम। पहली बात, इसका चित्र अगर बनाया जाए तो भैया ये ऐसे हाइपरबोला, सॉरी पैराबोला बना, ए पॉजिटिव है, 1,0 हमारे पास में यहाँ कहीं है, इससे हमने टेंजेंट ड्रॉ करा है ना, इस बात को समझ लेंगे आगे। आगे बोला है ये जो टेंजेंट है 1,0 से, मान लो इसे टेंजेंट का है, मान लेते हैं ये टेंजेंट मानते हैं, ये टेंजेंट क्या कर रहा है, टच इज द हाइपरबोला। हाइपरबोला कुछ ऐसे मान लेते हैं, हाइपरबोला का एक ब्रांच और दूसरे ब्रांच की में जरूरत नहीं है, सेकंड ब्रांच नहीं बना रहे, एक ही ब्रांच बनाया। ठीक है, इस हाइपरबोला को टच कर रहा है एट द पॉइंट बी पर, ये पॉइंट ए है और ये फोकस है। उसने बोला है कि एंगल ASB 90 डिग्री, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो फोकस से परपेंडिकुलर लाइन है, तो भैया ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ये तो LR बना, LR बना तो एंड पॉइंट्स ऑफ LR आ गए। ठीक है ना, यहां तक की बात तो आपको समझ में आई है ना। अब देखो इस बात को अगर समझा जाए तो क्या क्या बात बोल सकते हैं। अच्छा देखो टेंजेंट है, दूसरी टेंजेंट पे से बनाओगे तो भैया आपको पता होना चाहिए कि हाइपरबोला, मतलब लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, एट द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब ये हाइपरबोला का डायरेक्ट्रिक्स है, एक बात तो ये समझ में आई, x बराबर a/e, तो मतलब a/e का वैल्यू तो कितना आ गया, 1 आ गया, और a का वैल्यू कितना है, 4 है, सॉरी a का वैल्यू 2 है, तो 2/e बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी ये लाइन कितना 1,0 तो 1 आ गया ना। ठीक है, तो e बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब इस अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी की बात करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर हमसे पूछा हुआ है, तो बी स्क्वायर का अगर मुझे वैल्यू लिखना है, बी स्क्वायर को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, इनटू में क्या लिखेंगे, e स्क्वायर -1 लिखेंगे। तो 4 जब मैं यहाँ पुट कराऊंगा तो 4 बनेगा, 3 यहाँ से बना, तो मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू तो 12 आया, 12 आएगा ना, बी स्क्वायर का वैल्यू तो 12 आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ए का वैल्यू भी पता ही है हमें, तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ए स्क्वायर है ना, मतलब ए मतलब ये वाला हाइपरबोला वाला ए था ना। ठीक है, ये पैराबोला वाले ए की बात नहीं कर रहे अभी। अच्छा ए और निकालना है तो एक काम कर सकते हैं, इस पॉइंट बी के मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। पॉइंट बी के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो भैया ये कितना आ जाएगा, a, बी स्क्वायर बाई ए आएगा ना, ए मतलब हाइपरबोला वाला ए ले रहा है ना, तो ए का वैल्यू तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ से वैल्यू 2 आया, तो मतलब पॉइंट कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4 आए। ठीक है, बी स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास, 12 आया, बी स्क्वायर बाई ए करेंगे तो 12/4 किया तो 12 सॉरी ए का वैल्यू 2 है ना, 12/4 करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा।
ए का वैल्यू 2 ही लिया था ना, ठीक है ना। हाँ 4,6 आया, 1,0 यहाँ है। अच्छा इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन। तो भैया इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप चाहिए, तो स्लोप कितना आ जाएगा हमारे पास? स्लोप अगर मैं लिखूं तो स्लोप लिख लेते हैं। स्लोप क्या लिखेंगे? हाँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 6 यहाँ से लिखा, 6 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 यहाँ से आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप जो 2 आ गया, पॉइंट आ रहा है 1,0, तो इक्वेशन लिखेंगे तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। मतलब ये आ जाएगा 2x माइनस y और माइनस 2 बराबर 0 आया। मतलब ऐसे लिखते हैं ना, y बराबर लिखते हैं 2x माइनस ऑफ 2, ये आ गया। तो ये इस लाइन का टेंजेंट आया, और ये टेंजेंट क्या, पैराबोला पे टेंजेंट है, तो कंडीशन कितना आता है? c बराबर a बाई एम। ये a जो है पैराबोला वाला a है ना, तो c का वैल्यू तो कितना आ रहा, माइनस का 2 आया। a का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, पैराबोला से लिखूंगा तो 4ax करते हुए, तो a कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस ऑफ a बाई 4 आ जाएगा। और स्लोप ऑफ लाइन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 8 दूनी 16, तो a का वैल्यू 16 आ गया हिसाब से। इसका वैल्यू अगर 16 आ रहा है, इसका वैल्यू 12 आया, तो आंसर आएगा 28। यही आंसर सही है, चेक कर लेते हैं। आंसर 28 आ रहा है ना, 28 एकदम सही जवाब है ना। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये वाली डीपीपी भी बहुत बढ़िया लगी होगी, और इस प्रॉब्लम में, डीपीपी के अंदर भी प्रॉब्लम्स आपने काफी अच्छे ढंग से सॉल्व किया होगा। कुछ प्रॉब्लम्स बड़ी शानदार, ये प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए ना, इस वाली प्रॉब्लम में कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट है ना, ये नॉर्मल सॉल्व वाली प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।